Good morning students, today we are going to start Ohm's law. We already studied about potential difference and the current. कि what the meaning of potential difference or electrical potential or the electrical current, है ना. We are going to denote voltage from the V, capital V volt, and the current from I, and the unit is SI unit is ampere, which is due to their scientist name, है ना. Now Ohm's law is basically the relation between electrical potential and current. जो हम यूज करते हैं सर्किट में, what we are going to use, it is voltage 1 2 3 4, है ना. Number of cells we are going to connect it, it's called battery, and when we are going to connect it into a circuit and the circuit is completed and it is closed, it means the switch is closed, then the current is going to be flowing in this circuit. Clear? तो जब ये करंट फ्लो हो रहा है तो हमारा रिलेशन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है. क्लियर? अभी ये आर क्या है, वो सब क्या है, वो मैं आपको बताऊंगी. थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए कि कैसे हम इसको रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं. नाउ ऐसा बता देते हैं. अब हम इसमें ग्राफ भी प्लॉट करेंगे करंट और वोल्टेज के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, कि कैसे हमारा धीरे धीरे करंट, अगर वोल्टेज हम बढ़ा रहे हैं तो करंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं. क्लियर? तो फर्स्ट हमने एक सर्किट डायग्राम लिया है, उसमें मैंने बहुत सारे नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट कर दिए, 1 2 3 4. एक रेजिस्टेंस दिया है. रेजिस्टेंस मीन्स होता है जब हम किसी चीज का अपोज करते हैं. क्लियर? रेजिस्टिव है ना, अपन बोलते हैं ना वी आर रेजिस्टिव, इट मीन्स हम किसी चीज का अपोज कर रहे हैं. वैसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो होता है रेजिस्टेंस होता है, वो जितना भी ज्यादा वैल्यू का होगा उतना ज्यादा वो करंट को फ्लो करने से रोकेगा. जैसे हमारे पास स्पीड ब्रेकर्स होते हैं जो कि हमारी स्पीड को कम करते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंस जो होता है करंट को रजिस्ट करता है या रोकने की कोशिश करता है. तो अगर हम एमीटर यूज करते हैं, ये है ए मतलब जो हमारा करंट को शो करेगा, ये है वी मीन्स वोल्टेज, जो हमारा वोल्टेज बताता है. तो अगर हम घर में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमने प्लग में, है ना, ये हमारा 2 पिन वाला प्लग है, उसमें जैसे ही मैंने अपने पिंस को इसमें लगाया और स्विच ऑन किया तो हमारे पास करंट आने लगता है. क्लियर? ये करंट आने लगा. तो करंट हमेशा क्या होता है, सीरीज में फ्लो होता है, और जो उसके अक्रॉस, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होता है वो उसके पैरेलल में दिखाई देता है. इसलिए हमने वोल्ट मीटर को रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगाया है. वो मैं इसके आगे और आपको क्लियर करूंगी, है ना. पहले आप इसको समझ लीजिए. अब मैंने क्या किया, धीरे धीरे वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाती गई. पहले 1 पे था, फिर 2 पर आया, फिर 3 पर आया, फिर 4 पर आया. मैक्सिमम करंट हमने, मतलब मैक्सिमम हमने कनेक्ट कर दिया. तो हमारे पास करंट की वैल्यू कैसे आ रही है, धीरे धीरे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है करंट भी कुछ रेशियो में सेम बढ़ता जा रहा है. इट मीन्स जो हमारा करंट होगा या जो हमारा वोल्टेज होगा, हम बोलेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के, क्योंकि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रही हूँ वैसे वैसे करंट भी इंक्रीज हो रहा है. तो द इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V. तो वो हमारा किसके डिफरेंस के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा. तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I है. अगर हम V अपॉन I कर देते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, कांस्टेंट ही बचता है, तो हमने इसको इजिकल टू कांस्टेंट लिख दिया. अब वो जो कांस्टेंट है वो उसने क्या डिफाइन किया था ओम्स ने, वो उसने डिफाइन किया था रेजिस्टेंस R. क्लियर? जो हमने यहाँ सर्किट में लगाया है, जो कि जिगजैग फॉर्म में है, जो कि करंट को फ्लो करने से रोक रहा है या कम कर रहा है, तो वो होता है रेजिस्टेंस. बेसिकली ओम्स ने जो है जब V और I का रिलेशन निकाला तो जो कांस्टेंट निकला रेजिस्टेंस, वही इसमें मेन होता है. और इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम, जो उसने अपने नाम पे ही रखी थी. तो 1 ओम इजिकल टू कितना हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर करंट. और इसका साइन इस तरीके से होता है. क्लियर? ओम्स लॉ में एक और चीज मेन है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है उसमें हम ये मानते हैं कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम बेसिकली रेजिस्टेंस को देखेंगे तो टेम्परेचर के साथ साथ रेजिस्टेंस भी अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करता रहता है. लेकिन हम ओम्स लॉ में जो मान रहे हैं कि कांस्टेंट आ रहा है ना, ये हमारे जो पॉइंट्स हमने लिए हैं
ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं ना, तो ये एक लीनियर रिलेशन शो कर रहा है और इसको हम बोलेंगे R से रिप्रेजेंट करेंगे रेजिस्टेंस के थ्रू, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। उसमें ये बोला गया है कि रेजिस्टेंस का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट माना गया है। फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है उसमें भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। जैसे आपने घर में भी देखे होंगे कुछ मोटे वायर्स भी होते हैं, कहीं कहीं हम पतले वायर्स भी यूज करते हैं। एसी में जो वायर्स होते हैं वो काफी थिक होते हैं और जनरली हम जैसे जो मिक्सर्स वगैरह में यूज करते हैं उसके वायर्स काफी थिन होते हैं। तो आखिर इसका क्या रीजन है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो हमने ये देखा कि अगर हमारा कोई रेजिस्टेंस है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज कोई भी वायर ले रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी लेंथ पे और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, कि वो कितना मोटा है और उसका एरिया कितना ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लंबा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें होगा और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मीन्स जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, या जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। ये एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हमने इसको एक साथ लिखा तो ये आ गया R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर हम आपको कांस्टेंट लग रहे तो इसको हमने रो बोला है, इसको रो बोलते हैं। साइन को P जैसा बनता है, थोड़ा घुमा के बनाते हैं, रो बोलते हैं इसे। बेसिकली ये क्या होता है, ये हमारी रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की शो करता है ना। इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। कोई भी मटेरियल, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे कंडक्टर्स हो, चाहे सेमी कंडक्टर्स हो, तो ये रो के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं कि उसकी कंडक्टिविटी कैसी है, या वो किस तरीके से हमारे करंट को फ्लो करा सकता है या नहीं करा सकता। कंडक्टर्स मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसको भी हम ओम से ही रिप्रेजेंट करेंगे, रो को भी। तो रो की अगर हम वैल्यू निकाल के देखते हैं, रो को हमने यहाँ लिया है, यहाँ पे हमारा R था, यहाँ A आ गया और यहाँ पर L आ गया। ये मीटर स्क्वायर होता है, ये मीटर होता है, तो यहाँ बचा ओम मीटर। तो जो हमारा रो का ऐसा यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओम मीटर, ठीक है। तो ये हमारा ओम मीटर, इसकी ऐसा यूनिट हो गई। तो जो हमारे कंडक्टर्स को हम डिफाइन करते हैं तो वो उसमें हम ये बोलते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होना चाहिए। तो कितनी होना चाहिए? उसकी रेंज दी हुई है 10⁻⁸ से लेके 10⁻⁶ ओम मीटर के आसपास होना चाहिए। इट इज वेरी लो, तभी हमारा कंडक्टर अच्छे से काम करेगा। जितना कम रेजिस्टिव मटेरियल होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। इंसुलेटर्स की बात करते हैं तो इंसुलेटर का होता है 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर। ये बहुत ज्यादा है, पावर भी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा है पॉजिटिव में। सो इट इज वेरी हाई। जैसे प्लास्टिक, रबर, ये सारे जो होते हैं वुडन, ये सब की इंसुलेटर्स प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ये कंडक्ट नहीं कर सकते या करंट को फ्लो नहीं करा सकते। ऐसे ही अगर हम अलॉयज की बात कर लें, जो बीच के मटेरियल्स होते हैं जिनको हम मिक्स करके बनाते हैं, उन अलॉयज की होती है 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁻5-6 ऐसे कुछ समथिंग होती है। जिससे क्या होता है, वो ना तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करते हैं, ना ही कंडक्टर जैसा बिहेव करते हैं। वो दोनों के तरीके से बिहेव करते हैं। और वो जैसे हम जो कॉइल्स वगैरह यूज करते हैं, हीटिंग कॉइल्स, वाटर हीटर्स वगैरह, उन सब में इसको यूज किया जाता है। थैंक यू एवरीवन।